प्रतिरोध मापने की विधियां। तो आगे है बेटा प्रतिरोध मापने की विधियां कि भाई प्रतिरोध को किस किस तरह के से मापा जाता है। चलिए तो बेटा आओ हम समझते हैं। तो बेटा वैसे तो खूब सारी विधियां हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे बेटा दो प्रकार से मापा जा सकता है। पहले तो ये देखो बेटा प्रतिरोध को क्लासिफाई किस तरह से किया जा सकता है। तो बेटा इसको जानने से पहले अपने को पढ़ना क्या है, अपने को दो विधियां पढ़नी है ना। पहली विधि क्या पढ़नी है, पहली विधि क्या पढ़नी है जो आप सभी को पता है बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज विधि। पहली कौन सी विधि है, ए व्हीट स्टोन ब्रिज विधि, ठीक है। और दूसरी बेटा अपने को कौन सी विधि पढ़नी है, ओम मीटर, है ना। और दूसरा कौन सी पढ़नी है, ओम मीटर विधि, ओम मीटर विधि। इसके अलावा भी आपके जहन में बहुत सारी विधियां आ रही होगी, जैसे कि बेगर कब पढ़ाएंगे सर, जैसे कि बहुत सारी विधियां होती है, डायरेक्ट कैरी फॉस्टर विधि, वो डबल केल्विन डबल ब्रिज विधि। बेटा ये सब कहाँ पढ़ी जाती है, मेजरमेंट में पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ प्रतिरोध के चैप्टर में मूल रूप से हमें दो विधियों का पढ़ना होता है, लेकिन बेटा इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध कितने तरह से बांटे जाते हैं, ये जरूर ध्यान रखना है। तो आओ बेटा, प्रतिरोध को तीन समूह में बांटा जाता है बेटा। प्रतिरोधों को यहाँ लिखेंगे, प्रतिरोधों को प्रतिरोधों को कितने समूह में बांटा जाता है बेटा, को तीन समूह में बांटा जाता है, ये ध्यान रखना, तीन समूह में बांटा जाता है, ठीक है। चलिए बांटा जाता है, चलिए ये जरूर आपको जानना है। बाकी विधियां तो आपको दो ही पढ़नी है। चलिए बहुत बढ़िया। तो पहला कौन सा है बेटा, आप सभी को पता है, निम्न प्रतिरोध, निम्न प्रतिरोध। अब आप कहेंगे सर ये निम्न प्रतिरोध की सीमा क्या होती है, तो बेटा ये ध्यान रखो, जो भी मेरे प्रतिरोध 1 ओम से कम है, 1 ओम से कम है, इन सभी को क्या बोला जाता है साथियों, इन सभी को बोला जाता है निम्न प्रतिरोध, ठीक है। अच्छा, अब आप पूछेगा इसका एग्जाम्पल कहाँ है, तो बेटा आपका इसका उदाहरण क्या होता है, जैसा कि आपका आर्मेचर। जब आप मशीन पढ़ेंगे ना तो बेटा उसमें हम देखेंगे आर्मेचर। तो जो आर्मेचर होता है ना बेटा, इस आर्मेचर का प्रतिरोध इसी का उदाहरण होता है, आर्मेचर प्रतिरोध। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा आपकी जो दूसरी होती है, आपका दूसरा प्रकार होता है, वो होता है मध्यम प्रकार, है ना बेटा। इसको थोड़ा सा जानकारी लो, बाकी सब हम मेजरमेंट में पढ़ेंगे। मध्यम प्रतिरोध, बेटा मध्यम प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आप सभी को पता है 1 ओम से लगाकर, 1 ओम से कहां तक, 100 मेगा ओम, 1 ओम से 100 किलो ओम, माफ कीजिएगा 100 किलो ओम। और बेटा इसी 100 किलो ओम को क्या लिखा जाता है, इसी को 0.1 मेगा ओम भी लिखा जाता है। और बेटा जितनी भी आपकी जो मीडियम रजिस्टर्स होती है वो इसी में आती है, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मध्यम प्रतिरोध 1 ओम से 100 ओम, तो कोई भी आपका विद्युत परिपथ, परिपथ में जो भी प्रतिरोध होते हैं बेटा इसके उदाहरण है ना, ठीक है। इसके अतिरिक्त बेटा एक और श्रेणी होती है प्रतिरोधों की, जिसको बोलता है उच्च प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। बेटा ये उच्च प्रतिरोध पूछेगा क्या होता है, तो बेटा आप उसको बोलना कि इसका मान क्या होता है, 100 किलो ओम से अधिक। क्या होता है बेटा, 100 किलो ओम, या फिर आप कह सकते हो 100 किलो ओम, या फिर 1 मेगा ओम, या 0.मेगा ओम से ऊपर का जो भी मान होगा ना बेटा, वो मेरा क्या कहलाएगा, उच्च प्रतिरोध। और बेटा इसका प्रयोग क्या होता है, इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपके इंसुलेशन का प्रतिरोध, इंसुलेशन प्रतिरोध। बेटा ये सारी चीजें आपको ज्ञात होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां तक आपको सिर्फ ये चीजें ध्यान में रखनी है। आपको इस चैप्टर के अंदर सारी चीजें इसलिए नहीं पढ़ाई जा रही क्योंकि आगे मेजरमेंट में आपका ये टॉपिक आएगा। यहाँ आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, दो विधियां होती है, व्हीट स्टोन और ओम मीटर, इसकी हम चर्चा करेंगे। और ये जरूर ध्यान रखा है, प्रतिरोध को कितने समूह होते हैं, तो 3 होता है, निम्न प्रतिरोध यानी कि 1 ओम से कम, यानी कि आर्मेचर प्रतिरोध, और 1 से 100 ओम के बीच में होता है, वो होता है परिपथ के प्रतिरोध, और उच्च होता है 0.1 मेगा ओम से अधिक, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए तो अब एक एक करके हम प्रतिरोध, व्हीट स्टोन और ओम मीटर के बीच में स्टफ देखते हैं, या फिर उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम देखो इसकी महत्वपूर्ण विधि के बारे में पढ़ते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज। आ जाओ, नाम तो सबने सुना होगा, चलिए अभी बता देते हैं बेटा। व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन ब्रिज, जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, ये क्या है, एक ब्रिज है बिल्कुल, और जिसको व्हीट स्टोन साहब ने बनाया होगा, ठीक है। अच्छा तो व्हीट स्टोन ब्रिज, चलिए देखते हैं बेटा ये क्या होता है। बेटा आपने कभी सोचा है व्हीट स्टोन में क्या होता है? बेटा कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर 4 प्रतिरोध होते हैं और 3 ज्ञात होते हैं और एक क्या होता है, अज्ञात। आ जाओ लिख देते हैं, यह
चार प्रतिरोधी, यह चार प्रतिरोधी बेटा क्या होता है, ब्रिज होता है, ब्रिज होता है और इसमें से किसी एक अज्ञात प्रतिरोध का मान, एक अज्ञात प्रतिरोध का मान अन्य के मानों से ज्ञात किया जाता है, मानों से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। अभी देखना, अभी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। किया जाता है ना, यह एक ब्रिज होता है जिसका मान अन्य के सापेक्ष ज्ञात किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, कभी सोचा है? तो बेटा आपने एक नाम सुना होगा प्रयोगशाला में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स, बेटा उसमें इसका प्रयोग होता है। तो बेटा इसका प्रयोग कहाँ होता है? तो इस व्हीट स्टोन का, अभी बताएंगे क्या होता है, बिल्कुल। तो इसका उपयोग कहाँ होता है बेटा, ये पूछा जाता है तो बोलना इसका उपयोग कहाँ होता है। तो बेटा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इसका उपयोग होता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में उपयोग होता है, उपयोग होता है, बॉक्स में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान रखना, है ना। वहां पे इसके सिद्धांत का यूज होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स में, ठीक है बेटा। अच्छा, ये करता क्या है? तो बेटा आपको सभी को पता है ये क्या करता है, कम प्रतिरोधी मान की गणना करता है। तो लिखो बेटा, आपको पूछेगा उच्च प्रतिरोध से कर सकते हो क्या? तो कभी नहीं कर सकते। तो बेटा इससे क्या करोगे, इससे आप किसकी मान की गणना करोगे? तो आपको पता है इससे कम प्रतिरोधी मान की गणना होती है। यानी कि इससे क्या होता है बेटा, कम प्रतिरोधी मान की गणना होती है, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, ये और क्या कर सकता है? तो बेटा ये ओपेम के साथ तापमान, विकृति और प्रकाश की भी माप कर सकता है। तो लिखो बेटा, इससे और क्या होता है? तो ये क्या कर सकता है बेटा, यह ओपेम का नाम सुना हुआ है, बिल्कुल, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो समझेंगे। अभी आप ध्यान रखो, यह ओपेम को क्या बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के साथ, अभी बस लिखो आप, के साथ क्या कर सकता है बेटा? प्रकाश, विकृति और तापमान की माप कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? प्रकाश, विकृति, बेटा ये सब आईटीआई की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। विकृति यानी कि जो भी आपका विकृति होता है ना, चेंज उसका, तथा तापमान का माप कर सकता है, माप कर सकता है, ठीक है, सकता है। ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट चीजें है। अब उसके अलावा ये क्या कर सकता है बेटा? ये व्हीट स्टोन में थोड़ा सा परिवर्तन कर हम धारिता, प्रेरकत्व का भी माप कर सकते हैं। तो लिखो बेटा, आप जितने भी ये ब्रिज पढ़ते हो ना, ये क्या है? मैक्सवेल है, शेयरिंग है, ये क्या चीज है बेटा? इसी का परिवर्तन है। तो बेटा लिखो, आप लिखोगे कि व्हीट स्टोन में थोड़ा सा परिवर्तन कर धारिता, प्रेरकत्व और प्रतिबाधा मान भी ज्ञात किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। इसी व्हीट स्टोन ब्रिज में थोड़ा परिवर्तन कर बेटा क्या कर सकते हो आप? धारिता यानी कि कैपेसिटेंस जो होता है ना आपका शेयरिंग ब्रिज, वो, उसके अलावा प्रेरकत्व तथा प्रतिबाधा को ज्ञात किया जा सकता है, आपको पता है बेटा, ये सारे ब्रिज है जो हमें कहाँ पढ़ने होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स में। मैं आपको सारे पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ नाम लिखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि और इसमें इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? तो बेटा ये भी लिख दो, इसका अध्ययन, ताकि आप कंफ्यूज ना लो। तो बेटा इसका अध्ययन कहाँ करेंगे? विद्युत मापन यंत्र में। इसका अध्ययन यानी कि इन सभी का अध्ययन कहाँ करेंगे? इनका अध्ययन अपन कहाँ करेंगे? विद्युत माप वाले चैप्टर में करेंगे, आपको सबको पता है, ठीक है। चलिए, अच्छा, यह इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो बेटा इसका मूल सिद्धांत क्या है इस ब्रिज का? भुजा संतुलन का सिद्धांत। लिखो बेटा, आपको पूछेगा इस व्हीट स्टोन का सिद्धांत क्या है, तो आप बोलना बेटा इसका सिद्धांत क्या है, तो बोलना भुजा संतुलन का सिद्धांत, भुजा संतुलन का सिद्धांत। अब ये क्या है अभी बताता हूँ बेटा, भुजा संतुलन का सिद्धांत। अभी आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे 10 ही मिनट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि ये भुजा संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आखिर ये कैसे कार्य करता है, तो आओ जानते हैं। यानी कि इसमें कितनी भुजा होती है? 4। तो 4 भुजा बना दो। सबसे पहले एक पॉइंट देखो, ऐसे बनाता है बेटा, एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, बना दोगे? बिल्कुल बेटा, एक प्रतिरोध है ये और एक है ये। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। देखो, इसको अपने इच्छा से नाम दे दो। ये है P, कोई दिक्कत, ये है Q, कोई दिक्कत, ये है R, कोई दिक्कत नहीं, ये है S। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा? 4 प्रतिरोध है। हाँ, अब मैं क्या करता हूँ बेटा, कोई भी एक अज्ञात प्रतिरोध बना देता हूँ। मैं मान लेता हूँ ये मेरा क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। तो मैं माना है मैंने अज्ञात प्रतिरोध, आप कोई भी मान सकते हो अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो, ये ब्रिज बना के नहीं बन गया, 4 प्रतिरोध है कि नहीं है, और इसको मैंने क्या है बेटा? माना है, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। बीच के अंदर मैं क्या बनाऊंगा? एक गैल्वेनोमीटर। अक्सर आप पढ़ते हो ना बेटा गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर क्या है? जो धारा को डिफ्लेक्ट करता है ना, धारा को मापता है ना। तो बेटा यहाँ लिख दो, यहाँ G क्या है? ये G क्या है बेटा? G है गैल्वेनोमीटर। वैसे तो ये एसी डीसी दोनों में होता है, लेकिन ज्यादातर इसे बेटा डीसी में यूज करते हैं, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ये क्या करता है बेटा? धारा का विक्षेप लेता है, धारा विक्षेप मापता है ना। अभी बताता हूँ बेटा, मापता, ठीक।
ये आपका गैल्वेनोमीटर लगा दिया, यानी कि कोई धारा की गड़बड़ी होगी, ब्रिज संतुलित नहीं होगा तभी इसमें धारा जाएगी, वरना धारा नहीं जाएगी। तो बेटा ये क्या है मेरा, ये है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ दो चीजें ध्यान रखना है। अगर ये संतुलित होगा ब्रिज, ये संतुलित कौन होगा बेटा, ब्रिज। अगर ये ब्रिज संतुलित है, अगर ये ब्रिज संतुलित है तो बेटा गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा कितनी होगी, 0। अच्छा, और ब्रिज बेटा असंतुलित है ना, तो गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा का मान 0 नहीं होगा, यानी इसके अंदर कोई ना कोई करंट जाएगी। बस ये समझ में आ गया, बस समझते चलो बेटा, आराम से, लोड लेना ही नहीं है। ठीक, अब देखो आराम से, यहाँ से बेटा मैंने एक सप्लाई ली, ठीक है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी, है ना, ये मैंने एक बैटरी लगा, बस कुछ भी नहीं किया, है ना। अब देखो बैटरी का ये नेगेटिव आप पढ़ के आए हो और ये पॉजिटिव, यानी कि धारा कैसे बहेगी, इस तरफ, है ना। यहाँ से धारा गई आई, यही धारा यहाँ तक पहुंची आई, है ना। अब देखो बेटा यहाँ से धारा का हो गया बंटवारा, ठीक। अब यहाँ धारा क्या जा रही है मुझे नहीं पता, और बराबर है ये मुझे नहीं पता। अगर प्रतिरोध बराबर होता तो मैं कहता था धारा बराबर जा रही है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I1 है ना, और यहाँ पे क्या है बेटा I2 है, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा आराम से, ठीक है, इस बिंदु को मैं मान लेता हूँ A बिंदु, इसको मान लेता हूँ मैं B, ठीक है। अब इस बिंदु को A, इसको B, इसको मान लेता हूँ बेटा मैं C, और इसको मान लेता हूँ D, कोई दिक्कत नहीं, है ना। एक बार मैं मानता हूँ ये पूरा मेरा ब्रिज क्या है, संतुलित है। अगर मैं मान लेता हूँ मेरा ब्रिज क्या है, पूरी तरह से संतुलित है, तो बताओ यहाँ धारा जाएगी तो यहाँ धारा नहीं जाएगी, यानी कि I1 जो यहाँ गई है ना बेटा, यही धारा इसमें चली जाएगी I1। ये कब हो रहा है बेटा, जब मैं मान रहा हूँ कि मेरा ब्रिज संतुलित है, अभी मैंने बताया नहीं है ना। यहाँ से I2 है, अगर यहाँ धारा जाएगी नहीं तो मैं मान लेता हूँ I2 ही धारा यहाँ जाएगी, यहाँ तक कोई दिक्कत है। हाँ, मैंने क्या माना है, यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मैंने माना मेरा ब्रिज क्या है, संतुलित है। अभी बताऊं बेटा ब्रिज संतुलन की कंडीशन बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ब्रिज संतुलित है, यानी कि गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जाएगी, यानी कि यहाँ से जो धारा गई वो यहाँ गई, यहाँ से गई वो यहाँ गई, यहाँ तक कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। यानी कि मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, AB के सापेक्ष वोल्टेज मेरा किसके बराबर हो जाएगा, ये मेरा वोल्टेज हो जाएगा AD के सापेक्ष वोल्टेज, और यहाँ का जो वोल्टेज है वो इसके बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप बराबर है, क्योंकि धारा बराबर है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ मैं कह सकता हूँ विभव पात। बेटा विभव पात अब पढ़ के आए हो ना, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप, है ना। तो मैं कह सकता हूँ वोल्टेज ड्रॉप किसका, AB का। बेटा किसके बराबर होगा, विभव पात। देखो आराम से, ओहो, ये देखो बेटा AB का किसके बराबर होगा, AD के। देखो तो यहाँ लिखो AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AD। पात किसके बराबर हो जाएगा, AD का। ठीक है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ बेटा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, AB बराबर, और AB क्या आप कहोगे, वोल्टेज ऑफ AB बराबर क्या हो जाएगा बेटा, वोल्टेज ऑफ AD। इसी प्रकार से बेटा एक संबंध और आएगा, क्या आएगा, ये देखो कि बेटा BC का जो वोल्टेज है ना वही क्या हो जाएगा, CD का हो जाएगा, क्योंकि यही तो धारा जा रही है ना। हाँ, तो BC किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर। तो VBC बराबर क्या हो जाएगा बेटा, VDC के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पर हमने क्या माना है, हमने माना है कि मेरा क्या है, गैल्वेनोमीटर G, यानी कि G में धारा का मान क्या है बेटा, धारा का मान क्या माना है मैंने, 0। ये 0 कब होता है, ये किस में स्थिति में होता है बेटा, पूछते हैं तो ये किस में होता है, संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन स्थिति में होता है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बेटा। अब आराम से देखना है ना, संतुलन की स्थिति में होता है। अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से तो धारा गई है, तो ड्रॉप देखो बेटा क्या है, P इंटू आई। भाई ड्रॉप क्या होता है, V इंटू आई। यहाँ I है और ये क्या है, प्रतिरोध P है। तो बेटा यहाँ से मैं देखो VBD की जगह क्या लिख सकता हूँ, P इंटू I1। कोई दिक्कत नहीं है ना। और देखो बेटा इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा R इंटू I2। कोई दिक्कत, देखो आराम से देखो इसको, एक बार इसको देखो, ठीक है। तो बेटा यहाँ से लिख सकता हूँ P I1 बराबर RI2, यानी कि बेटा देखो ये जो मान है ना उसकी जगह मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ, ठीक। P1 बराबर क्या हो जाएगा, QI2, ये लिखा मैंने, बराबर QI2। इसी तरह बेटा मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से RI1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, SI2। ये देखो मैंने लिखा बेटा RI1 बराबर हो जाएगा SI2। कोई दिक्कत कुछ नहीं बेटा, इन दोनों की जगह मैंने वोल्टेज ड्रॉप लिखा है ना। ये कोई पूछे क्या है तो बोलना बेटा ये क्या है, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टता ड्रॉप, ठीक है। अब सुनना बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे लिए समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है बेटा, इन दोनों को मैं भाग दूंगा, इन दोनों को मैंने भाग दे दिया, तो बेटा मेरे पास क्या हो गया, दोनों को भाग देने पर बेटा किस किस को, ये पहली को और ये क्या है, दूसरे को, इन दोनों को मैंने भाग दिया, फर्स्ट है डिवाइडेड बाय सेकंड। तो मेरे पास क्या निकल के आया, देखो आराम से देखो, यहाँ से निकल के आया P1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, QI2, और यहाँ से क्या है, इसको नीचे दिया तो RI1 बराबर क्या है बेटा, SI2, है ना। अब आराम से आप देखो बेटा, ये देखो Q1 से Q1, I1 से I1 और I2 से I2 कट गया। यहाँ से मेरे पास निकल के क्या आया, और अज्ञात क्या था, वापस देखो बेटा, अज्ञात क्या था मेरे पास, S था, मुझे S निकालना है। तो देखो
ये S निकाला तो S को मैंने इधर वज्र गुणा किया तो बेटा क्या आया PS बराबर ये उधर चला जाएगा R into Q। ठीक है, और यहां से मेरा अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा S बराबर R बटे P इंटू Q। बेटा यही नियम होता है व्हीटस्टोन का। क्या होता है कि सामने की भुजाएं बराबर होती है और इस तरह मैं अज्ञात प्रतिरोध को मान ज्ञात कर लूंगा। ठीक है, हाँ चलो बेटा, तो देखो आराम से हो गया ना बेटा। बस कुछ नहीं है, मैंने I1 डाला, इधर I2, यानी कि इसका ड्रॉप इसके बराबर और इसका इसके बराबर, और आंसर आपके गिवन है ना। अब देखो बेटा इसमें क्या याद रखोगे, इसमें महत्वपूर्ण क्या है बेटा, भुजा संतुलन की विधि में, भुजा संतुलन की विधि में क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजा को बराबर माना जाता है। आमने सामने की भुजा के प्रतिरोध को, प्रतिरोधों का गुणा समान किया जाता है, समान